देखो, अब ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, सबसे पहले तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ना, इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में देख लेते हैं। क्योंकि मतलब जितनी भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए ना, चल क्या रहा है, पता चले, पूरा टॉपिक समझा दूँ, मेन्स आंसर राइटिंग कर लें और मेन मुद्दे की चीज़ ही नहीं पता है हमको। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बार देख लेते हैं। कहाँ पढ़ा था, ये साइंस में पढ़ा था। देखो, ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था, पहले ये समझ लो। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, बेसिकली हम लोगों ने कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। ठीक है, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया में कुछ बेसिक सी चीज़ें, जैसे हम कितना एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बताया हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और ये रेड में दिखाया हुआ है। मतलब कि साफ तौर पे देख सकते हो कि 2011-12 में 0.76% ऑफ जीडीपी हम खर्च करते थे हमारा। ठीक है, और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, या मैं कहूँ एक बहुत बड़ा फैक्ट, वो ये है कि आज हम जब 2020-21 की बात करते हैं, तो जितनी पेस से हमारी जीडीपी ग्रो हुई है, उतनी पेस से हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया। इसीलिए तो रेड लाइन नीचे आती हुई दिख रही है, वरना ऊपर आते हुए नहीं दिखती। इसका मतलब ये है कि हमने भले ही एब्सोल्यूट नंबर में एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, कि पहले कम खर्च करते थे, अब ज़्यादा करते हैं, अब ज़्यादा करते हैं, अब ज़्यादा करते थे, मगर जितनी तेज़ी से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, उतनी तेज़ी से हमने इस एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब लाल लाइन ये समझा रही है। ठीक है, तो पहले हम ज़्यादा करते थे, अब हम उल्टा कम कर रहे हैं, जो कि हमें ज़्यादा करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा। ठीक है, फिर हमने कुछ और भी चीज़ें पढ़ी, जैसे प्राइवेट पब्लिक कितना खर्च करता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, है ना। जिसने भी करंट अफेयर्स के कोर्स को रिसेंटली एनरोल किया है ना, हमने साइंस मॉड्यूल में इस पूरे टॉपिक को पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे 50,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं 5 ईयर्स के लिए। इसमें जो गवर्निंग बोर्ड है, वो इसको कौन प्रिसाइड करेंगे। ठीक है, इसमें कितने मेंबर होंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का क्या काम होगा, इसको बनाने के क्या कारण हैं, ये सारे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अ प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर। तो इस चीज़ की समझ आप में पहले से है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, चलो, ये हो गया एनआरएफ। ठीक है, डीआरडीओ क्या करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, बार बार मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसरो क्या करता है, सारी चीज़ें हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब करते हैं शुरू आज के टॉपिक को। देखो, सबसे पहले जो एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने पुटअप किया था, वो ये था कि अगर कोई एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, लेट सपोजडली इट बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बैंगलोर, अगर इस इंस्टीट्यूशन में दो तरीके की चीज़ें होती हैं, पहला क्या होगा, साइंस बेस्ड वर्किंग, जैसे कि इनोवेशन हो गए, है ना, अलग अलग काम, जो कि उस संस्था का मेजर काम है। मगर उस संस्था को मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, मैनेज। अब मैनेज का मतलब क्या होता है, अरे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई एक संस्था अपने आप ही थोड़ी सुचारू रूप से चलती रहती है, उसमें प्रॉपर स्टाफ होता है, हर स्टाफ में हर व्यक्ति का एक रोल डिफाइंड होता है, उस संस्था का एक बजट होता है, उस बजट का हर काम के लिए एलोकेशन होता है कि इतना खर्चा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देंगे, इतना खर्चा हम बैक्टीरिया के साइंटिफिक डेवलपमेंट में देंगे, इतना खर्चा हम इस पर्टिकुलर ऑर्गन ट्रांसप्लांट को इनोवेटिव बनाने के लिए देंगे, एक्सेट्रा। तो एलोकेशन भी तो करना पड़ेगा ना, एलोकेशन करना पड़ेगा, ये काम होता है। इसके बाद में उस संस्था के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको डिफाइन करना पड़ता है। इसके अलावा उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचा कैसे जाएगा, उसके मीन्स, उसके लिए एक फ्रेमवर्क को डिसाइड करना पड़ता है।
आपको लगता है कि एक साइंटिस्ट जो बेचारा दिन भर अपना दिमाग खर्च करता रहता है इस इनोवेशन को करने के लिए, वो ये काम करेगा क्या बैठ के रात में? नहीं करेगा। इसका मतलब हमने ये समझा कि जो ये साइंस का काम होता है और उस संस्था को जो मैनेज करने का काम होता है, ये दोनों काम अलग हैं, है ना? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं ही, किसी बच्चे ने कुछ पूछा कि कुछ मुझे क्यूरी है, ये ऐप कैसे काम करता है, उस ऐप कैसे काम करता है वो भी जवाब मैं ही दे रहा हूँ, है ना? बच्चा बोल रहा है कि ये कोर्स की प्राइस कितनी, उसको भी वही मैं बता रहा हूँ। अच्छी चीज़ क्या है कि मैं अपना काम करूँ, जो मुझे आता है, मुझे पढ़ाना आता है, मैं पढ़ाऊँ। बाकी के जो एक्स्ट्रा काम है कि ये ऐप कैसे डाउनलोड होती है, ऐप मुझसे डाउनलोड ही नहीं हो रही है, इस ऐप को मैं कैसे सर्च करूँ, इसकी लिंक कहाँ मिलेगी, ये किसी में को मैं डेलीगेट कर दूँ काम, ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो अलग तरीके का काम है? जवाब है हाँ। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, इसमें जो दो तरीके के काम हो रहे हैं, एक है साइंस वाला, इनोवेशन वाला, जो कि साइंटिस्ट का मेन काम है, उसको तो साइंटिस्ट के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। मगर एक दूसरा काम भी है मैनेजमेंट का। इस मैनेजमेंट के काम के लिए किसको हायर करें? क्या इन्हीं में से किसी एक साइंटिस्ट को हम लोग पढ़ा लिखा के मैनेजमेंट के बारे में उस पर बैठा दें कि अब आप मैनेजमेंट को संभालो, या किसी एक ब्यूरोक्रेट को लाके बैठाएं जो तो परंपरागत है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर? आपको क्या लगता है? यहां पे दो चीजें आएंगी आपके दिमाग में। पहला वो आएगा कि यार जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, जहां से वो ब्यूरोक्रेट को हम उठा के लाएंगे, उसका जो वर्किंग पैटर्न होता है, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनका जो काम करने का तरीका होता है, वो बहुत अलग होता है। एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम जिस एडमिनिस्ट्रेटर को, जिस ब्यूरोक्रेट को उठा के लेके आ रहे हैं, उसको ये पता ही ना हो कि उन साइंटिस्ट की जरूरत क्या होती है। उनको पीस चाहिए होती है, शांति। उनको चाहिए होता है कि हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट हमको चाहिए वो पहले से बिफोर हैंड हमारे लैब में हो। ऐसा नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट करने आए और हमको वो इक्विपमेंट ही नहीं मिल रहे, अरे वो तो हम इंपोर्ट करना ही भूल गए, या हम तो मंगवाना ही भूल गए। हो सकता है उस व्यक्ति को पता ही ना हो कि अरे इक्विपमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? इसका मतलब यहां पे जो टेक्निकलिटीज हैं इन लोगों की लैब्स की, उसको एक साइंटिस्ट ही समझ सकता है। इसका मतलब उस मैनेजमेंट के लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि हम इस साइंटिस्ट को उठाएं, उन्हें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाएं और उसी को उस मैनेजमेंट का काम दे, ताकि वो उसकी इंट्रिकेसीज जो होती हैं, उसके अंदर की जो अंदरूनी कामकाज का तरीका, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनको समझ पाए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। मगर फिर यहाँ पे क्लैश हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो उस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन में जिसकी हम बात कर रहे थे, आईआईएससी की, उसमें एक साइंटिस्ट है। उस साइंटिस्ट को ही हमने दो चीज़ें दे दी। पहली चीज़ तो दे दी कि भाई साहब आप तो एक काम करो, इनोवेशन पे काम करो। वो बोलेगा हाँ मैं कर लूँगा। फिर हमने बोला एक काम करो, आप एक साइड वर्क और ले लो, आप थोड़े फ्री दिखते हो हमको। वो बोलेगा मैं वो भी कर लूँगा। बोला आप मैनेजमेंट भी संभाल लो। ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि वो साइंटिस्ट जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, सोच के देखो कि अगर उसको मैनेजमेंट दे दिया गया, मतलब बजटिंग उसको दे दी गई, पैसा उसके पास है, अब कहाँ किसको कितना पैसा एलोकेट करना है। अगर उसने अपने ही प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पैसा डाल दिया, जबकि वो प्रोजेक्ट बिल्कुल रिडंडेंट है, उसके अलावा ऐसे 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस संस्था में जहाँ पे पैसा आना चाहिए था और बहुत बड़ी इनोवेशन को वो लीड कर सकते थे, वो उनमें पैसा दे ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रोजेक्ट ही है। तो ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे दोनों जगह आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ब्यूरोक्रेट होता तो वो ये चीज़ नहीं करता कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पैसा डाल दिया। वो उस प्रोजेक्ट के पहले रेलिवेंस को समझता, उसकी अर्जेंसी को समझता, और उसके बिहाफ पे उस बजट को एलोकेट करता कि तुमको 10 मिलेंगे तो 10 ही मिलेंगे, बाकियों को मिलेंगे अब, क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत लंबा है और इसने कोई अभी तक रिजल्ट दिया नहीं है। समझ पा रहे हो आप बात को? तो दोनों चीज़ों के अपने फायदे हैं और दोनों चीज़ों के अपने नुकसान हैं। अभी जो पूरी राम कहानी है, ये मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आप बेसिकली हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का जो मैनेजमेंट चलता है उसको आप समझ पाओ। क्योंकि अगर आपने उस बेसिक चीज़ को समझ लिया ना, तो जो अब चीज़ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो आर्टिकल में भी हमको ऑथर ने बताई है, जिसको मैंने आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया,
अब आप एक बहुत बेहतरीन आंसर लिख पाओगे विथ रिस्पेक्ट टू योर कॉम्पिटिटर वॉट एवर इट राइट्स। ठीक है, तो अब देखो यहां पे ऑथर क्या बताते हैं, और ऑथर को ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज, एक कोट दे के जा रहा हूं आज। वैसे तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि ये जो पॉज़ कॉर्ब है ये किसने दिया है, लूथर गुलिक उर्विक। छोड़ो उसको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट है, छोड़ दो उसको, कोई सेंस नहीं है ना। मैं आपकी अपनी नॉलेज को थोपूं, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसी चीज को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कि सामने वाला आपको जो बता रहा है उसमें से कौन सी चीज आपके काम की है। अब लूथर गुलिक और उर्विक को नहीं भी कोट करोगे ना तो भी आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये पॉज़ कॉर्बी क्या है। ये पॉज़ कॉर्बी एडमिनिस्ट्रेटर को करना पड़ता है, ये उसके फंक्शंस है। क्या है फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं मैनेजमेंट समझ रहा हूं कहीं का, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं, तो मुझे ये फंक्शंस करने पड़ेंगे। हालांकि मैं बहुत लूजली इन दोनों वर्ड्स को यूज कर रहा हूं, मुझे मैनेज करना पड़ा, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूं। जो एक समझदार बच्चा है ना वो ये बात जानता है कि एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर ये दो अलग चीजें होती हैं, है ना। और मैं अब अगेन उसको आपको एकदम उतना डीप लेके नहीं जाऊंगा, मुझे तो चीज़ आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक पब्लिक वैल्यू होती है वो जुड़ा होता है टर्म, जहाँ पे आप पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हो, बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट। बट बीइंग अ मैनेजर यू आर प्रॉफिट ओरिएंटेड होल सोली, आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये मान के चलते हैं कि आप एक मैनेजर एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रहे हो। तो किसी भी संस्था में अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आपको उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है पूरा, तो आपको ये फंक्शंस करने पड़ेंगे। ये टेक्निकल फंक्शंस हैं जिनके बारे में आपको आज सीखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले एक लूज वर्ड में मैं आपको इनके बारे में बताता हूं, एकदम लूज वर्ड में, ताकि आप उस चीज को ब्रॉडली ध्यान रख पाओ, और फिर हम टेक्निकल बात करेंगे। देखो, सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है प्लानिंग। एक बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी ये समझता है कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। मान लो कि एक संस्था है जहां पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, वो अपने ब्रॉड गोल्स तो डिफाइन करेगा ना, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स तो डिफाइन करेगा ना, कि भैया मुझे अगले 5 साल में अपनी इस संस्था को $100 बिलियन का बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, या अगले 5 साल में मुझे एटलीस्ट इस सेक्टर में 10 इनोवेशन को लीड करना है, करेगा। तो यहां प्लानिंग का मतलब क्या है, अपने ब्रॉड गोल्स को डिफाइन कर लेना। बोलो हाँ। ठीक है, तो यहां पे अगर आप एक ब्रॉड स्केच दे दो अपना बना के कि भैया मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, तो वो प्लानिंग हो जाएगी। और ये आपको नहीं लगता कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम किया जाता होगा किसी भी संस्था के द्वारा, कि भैया प्लान क्या है, क्या करने वाले हो। तो ये सबसे पहली स्टेप होती है प्लानिंग, कि भैया हम ये गार्डन बनाने वाले हैं 4,000 स्क्वायर फीट का इस पर्टिकुलर लोकेशन में। ठीक है, ये प्लानिंग हमको करनी है, ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि हमारा। अब आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करोगे, यहां पे फर्दर सब क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोसेसेस डिफाइन होंगी कि किस प्रोसेस से बाउंड्री खींची जाएगी, किस प्रोसेस से घास उगाई जाएगी, एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली प्लानिंग में ब्रॉड ऑब्जेक्टिव बता दिया, और उस ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के सब डिवीजन काट दिए कि गार्डन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बाउंड्री वॉल ऐसे बनेगी, घास ऐसे उगेगी, पेवर्स ऐसे लगेंगे, झूले ऐसे लगेंगे, ये सब डिवीजन कर दिया। तो ये हो गया सब डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, अब जब सब डिवीजन कर दिया कि भैया बाउंड्री बनानी, घास उगानी है, तो घास के लिए किसको लाओगे, आर्किटेक्ट को, माली को लाओगे ना, तो माली बाबा आएंगे। अब बाउंड्री वॉल खींचनी है तो माली बाबा से बनवाओगे कि आर्किटेक्ट से बनवाओगे, या इंटीरियर डिजाइनर से बनवाओगे, तो आर्किटेक्ट आएगा। तो स्टाफिंग होगी कि जिस काम के लिए जो व्यक्ति निपुण है उसको नियुक्त किया जाए। ठीक है, फिर डायरेक्टिंग होगी। डायरेक्टिंग मतलब यहां पे आती है आपकी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस दोगे कि मुझे बाउंड्री वॉल इतनी लंबी चाहिए, घास बिल्कुल सर सर तक आनी चाहिए, समझ रहे हो, तो यहाँ डायरेक्टिंग। फिर कोऑर्डिनेशन, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोऑर्डिनेशन। अब वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई बाउंड्री खींच रहा है, कोई घास उगा रहा है, कोई झूले लगा रहा है, कोऑर्डिनेट कौन करेगा उन सबके बीच में, है ना। ये कोऑर्डिनेशन का काम जो कम्युनिकेशन स्किल पे बेस्ड होता है, ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटर करता है। उसके बाद होती है रिपोर्टिंग। रिपोर्ट लेना पड़ेगी ना, अपडेट कैसे करोगे, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग लोगे, कितनी बाउंड्री खींची तूने, कितनी घास खींच बनाई,
और आखिरी में होती है बजटिंग। मैंने आपको बताया बजट एलोकेट करेगा एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो फाइनली कितना पैसा उसके पास है और कितना बजट वो एलोकेट करेगा, ये हो गया उसका बजटिंग। ठीक है, ये होते हैं पॉज डी कॉर बी के प्रिंसिपल, जहां पे सी ओ जो है ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब मैंने आपको क्यों बताया, मतलब मेरी इच्छा हो रही थी सिर्फ बताने की नहीं, क्योंकि व्हेन अ साइंटिस्ट वर्क एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, उसे ये सारी चीजें सीखनी होंगी, तभी वो एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से और सुचारू रूप से चला पाएगा। तो जो मैं आपको पहले बता रहा था कि साइंटिस्ट जो है उसी को पढ़ा लिखा के मैनेजमेंट में डाल दो, उसे क्या सिखा दो, उसे ये सारी चीजें सिखा दो। समझ में आई आपको बात? तो ये चीजें आपको टेक्निकल वहां पे लिखनी पड़ेंगी जब नंबर मिलेंगे। वहां पे एक बुद्धू एस्पिरेंट जैसे नहीं कि जो साइंटिस्ट है वो चीज़ों को अच्छे से समझता है, उसको बैठा दो, उसको सिखा दो, अरे भाई क्या सिखा दो। ठीक है, आपको टेक्निकल चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, उसके नंबर मिलते हैं। चलो खैर, आर्टिकल पढ़ते जाते हैं अब, और मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें सिखाते जाऊंगा इसमें कि वो आर्टिकल क्या बोल रहा है और आपको उसे किस तरीके से आंसर में लिखना है अपने। बहुत ध्यान से सुनना। सस्टेन्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है विच कैन सेटिस्फाई नेशनल एम्बिशन इज इनवेरिएबली फ्यूल्ड बाय साइंटिफिक एडवांसेस। जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसके थ्रू हम नेशनल एम्बिशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर हम साइंटिफिक एडवांसेस भी करें तो, क्योंकि उसके थ्रू हम नई नई टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करेंगे अपनी जनता के लिए। इसको करने के लिए हम लोगों ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी, डीआरडीओ को रीस्ट्रक्चर करा और काम करने की कोशिश करी। मगर अभी भी जो इंडिया का ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो इतना परसेंट है, पहले ही पढ़ चुके हैं। कंपेयर करें अगर दूसरे देशों से, बीट चाइना देखो कितना है, बीट यूएस वो तो डेवलप्ड है देखो कितना है। तो ये एक एस्पेक्ट है जहां पे हम बहुत पीछे हैं। बट देन टू, ऑथर कहते हैं अगर इतना पैसा भी हम खर्च कर रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि उसे सही तरीके से खर्च किया जाए, तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली ऑथर ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, और वो है साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की। क्योंकि हमारे देश में जो साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपना टास्क निभाने में जस्टिस नहीं दिखाया। जितने भी हमारे स्पेस प्रोग्राम्स हैं उसमें बहुत सारे हमें लीड जो हैं वो सिकुड़ती हुई दिख रही हैं। 2022 का एग्जाम्पल देते हुए इसरो का बताया है, वी ऑल्दो स्टूड अ डिस्टेंट 8th ऑन लॉन्च नंबर्स विद फॉरेन स्टार्टअप्स रेसिंग अहेड ऑन की टेक्नोलॉजी सच एज रियूजेबल रॉकेट्स। मतलब ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हम पिछड़ रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों हो रहा है, उसका जिम्मा वो दे रहे हैं साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर आगे भी आप देखोगे मेरे साथ तो वो बताते हैं कि रेड टेपिज्म हो गया, ठीक है, या फिर उनकी टार्डीनेस हो गई काम को करने के लिए, ये जिम्मेदार हैं कि हमारे यहाँ पे साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है। देखो, इंडिया साइंस इज डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर से डोमिनेटेड है, ये तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेसी है, इट शोज टार्डीनेस इन अप्रूविंग क्रूशल टाइम डिपेंडेंट फंडिंग, कि भैया अगले 10 दिन में मुझे इसके लिए पैसा चाहिए, अगर दे दोगे तो ये काम हो जाएगा, वरना फिर हो ही नहीं पाएगा। तो वो इतना रेड टेपिज्म है वहाँ पे, इतना स्लो काम करते हैं, फाइल ऊपर जाती है कि वो पैसा सही टाइम पे आवंटित ही नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ जो क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको एक स्टेडी फंडिंग लगती है हर टाइम पे, इधर फंड और लॉन्ग टर्म के लिए, वो हम कमिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों? पब्लिक सेक्टर वाली बात चल रही, प्राइवेट तो है नहीं, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी हर फंड के लिए। तो यहाँ पे ओकेजनल फेलियर्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एन आउटसाइज्ड रोल बाय साइंटिस्ट। अब आता है यहाँ पे साइंटिस्ट का रोल। फिर ये बोलते हैं कि जो हमारे इंडिया के साइंस एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रलिटी पे डिपेंडेंट, मतलब एक केंद्रित है सीनियर साइंटिस्ट पे, कि भैया ये सीनियर साइंटिस्ट है, अब ये जो बोल देगा वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, अब उसमें होता क्या है कि इसमें जो साइंटिस्ट हैं, सम प्रिटेंड टू बी टॉप इंटरनेशनल लेवल अकेडमिक, कुछ अपने टॉप लेवल अकेडमिक बनने की कोशिश करते हैं या प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं। कुछ जो है वो एकदम अकाउंट्स में ही घुस जाते हैं, माइक्रो मैनेज करने लग जाते हैं चीज़ों को, अकाउंट्स को। उनका काम क्या है? इनोवेशन करना। उनका काम क्या है? साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज पे काम करना। और घुस किस में गए? माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स के। उनका काम ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ जो है उनके कलीग्स ही उन पे इल्ज़ाम लगा देते हैं
जैसे इसने थेफ्ट किया है, इसने टेक्नोलॉजी का थेफ्ट किया है, किसी को ट्रांसमिट की है, तो वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है एक साइंटिस्ट। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ये कुछ दिक्कतें। फिर कुछ साइंटिस्ट जो हैं उनके ख्वाब बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने आप को दूसरे बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल कमिटीज़ हैं उसके वो पार्ट बन जाएं। उनका एग्जाम्पल दिया है यहाँ, जैसे डीआरडीओ का पार्ट बन जाए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का पार्ट बन जाए, यहाँ जाके बैठे। कुछ की इच्छा होती है हम डायरेक्टर बन जाएं, कुछ की इच्छा होती है हम वाइस चांसलर बन जाएं, और कुछ की इच्छा होती है कि हम सेक्रेटरी लेवल पे बैठ जाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाके। तो अपना काम जो है उसको छोड़ के बाकी सब कर लें। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब जो है ऑथर यहाँ पे बताएंगे, आर्ग्यूमेंट गोज डेट ओनली साइंटिस्ट कैन अप्रोप्रिएटली रन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस। ये क्वेश्चन आएगा मेंस में आप लोगों के लिए कि क्या साइंटिस्ट ही अप्रोप्रिएटली चला सकते हैं क्या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज उस संस्था में हैं उसे वो साइंटिस्ट ही समझ सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको बना के पेश किया जाएगा। तो अब ऑथर सबसे पहले तो उसका आंसर दे देते हैं कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें हमारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की आज देखने को मिल रही है, अगर ऐसा होता तो वो अभी तक बहुत ऊंचाइयों को अचीव कर चुके होते हैं, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये प्रूफ है कि ये जो पैराडिग्म है कि एक साइंटिस्ट ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है उस साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के लिए, और उसी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन को वही साइंटिस्ट चला सकता है जिसको उसके बारे में पता है, ये पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ऑथर ने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब वो बताते हैं इसके लिए कारण, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बोल दी जाती है ना, उसके पीछे आपको प्रूफ करना पड़ता है, और ये है आपका आंसर। देखना, फर्स्ट वो बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एज कॉम्प्लेक्स एज अ नेशनल लैब और यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी रेलिगेटेड टू बिकमिंग अ साइड प्रोजेक्ट ऑफ अ वर्किंग साइंटिस्ट। कि एक वर्किंग साइंटिस्ट को आप ऐसे साइड में कोई काम नहीं दे सकते कि यार ये एक पूरी नेशनल लैब को संभाल ले भाई, ये एक यूनिवर्सिटी को संभाल लो भाई, नहीं कर सकते आप। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ना, उसे एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए होता है, जो भी मैंने बताया था पॉजिटिव और भी, एलोकेशन ऑफ मनी, रिसोर्स, टाइम एक्सेट्रा, ये लिखा है उन्होंने। ठीक है, उसके जो वर्किंग पैटर्न है उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे रियलिज्म। अब देखो, एक साइंटिस्ट जो होता है वो अगर एडमिनिस्ट्रेटर बना है, वो बोलेगा कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ये हो जाएगा, हो जाएगा, करो करो, मेहनत करो, इनोवेशन होगा। अरे भैया, एक रियलिज्म भी आना चाहिए, दिख रहा है कि ये अगले 10 साल बहुत मुश्किल है, तो ये होती है रियलिटी। ठीक है, तो यहां पे ऑथर ये कहते हैं कि इंडीड जो एट्रीब्यूट्स हैं एक अच्छे साइंटिस्ट के, जैसे उसकी एक इंडिविजुअलिटी होती है, मगर एक जैसे कंस्ट्रक्टिव ईगो भी होता है कि नहीं ये इनोवेशन तो होके रहेगा, कैसे नहीं होगा। ठीक है, मगर ये जो उसके एट्रीब्यूट्स है ना, ये एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं आते, उसमें चाहिए रियलिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी और फर्मनेस। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स हुए, किसके, साइंटिस्ट के और एक एडमिनिस्ट्रेटर के, जो कि अलग है, ये आपको मेंशन करना है। टू प्रायोरिटाइज वन अंडरटेकिंग ओवर अनदर इन लाइन विथ पॉलिसी, कि भैया अगर देश की पॉलिसी ये है तो आपको उसी तर्ज पे चलना है जो कि ब्यूरोक्रेट करता है। उसे मतलब नहीं साइंटिस्ट क्या बोल रहा है कि मैं ये अगले 1 महीने में आपको करके दे दूंगा, नहीं, सरकार ने बोला है 10 दिन में चाहिए तो 10 दिन में ही कर पाओगे तो करो, वरना कोई बात नहीं। तो प्रायोरिटाइज करता है एक एडमिनिस्ट्रेटर एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर अकॉर्डिंग टू पॉलिसी। ये एक और पॉइंट मिला हमको, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वही ये बात बोल रहे हैं कि फिर अगर ऐसी बात है, इतने डिफरेंसेस हमें एडमिनिस्ट्रेटर और साइंटिस्ट में देखने को मिल रहे हैं उनके एट्रीब्यूट्स में, तो कैसे आप बोल सकते हो कि एक जो अच्छा साइंटिस्ट है जो कि इन चीज़ों से ड्राइव हो रहा है वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता है? नहीं बन सकता। दूसरा, वो बोलते हैं कि जो एक साइंटिस्ट होता है उसको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो उसमें कम होती है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको एट्रीब्यूट चाहिए, उसके मैट्रिक्स होते हैं, उसमें आपको निपुण होना पड़ेगा जो कि उनको प्रॉपर दी नहीं जाती है, इसलिए वहां पे वो लैक करते हैं। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट हैं वो जगल आउट ही करते रहते हैं, मतलब इधर उधर होते रहते हैं। बिट सेवरल अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन टू ह्यूमन एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि अब फाइनेंस को संभालें कि ह्यूमन सॉल्यूशंस को निकालें, मतलब इनोवेशन करें, बजट देखें, क्या करें। वही जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज़ द आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग पॉलिसी इनटू आउटकम। एडमिनिस्ट्रेटर क्या काम करता है, पॉलिसी बनती है, सरकार में सेक्रेटरी ने पॉलिसी बनाई और उसको अचीव करने के लिए, उसके आउटकम निकालने के लिए काम करता रहता है ना। मगर जो साइंटिस्ट है वो टाइम को प्रायोरिटाइज करने, कॉस्ट, प्रिसीशन, इन सब में निपुण नहीं होता। तो एडमिनिस्ट्रेटर का
डिफरेंस यहाँ पे देखा। फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बीइंग एन अकेडमिक विद इन द सेम इंस्टीट्यूशन विच वन विल्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज अ श्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर। जो मैंने आपको समझाया था ना कि उसी साइंटिस्ट का एक प्रोजेक्ट चल रहा है उस संस्था में और उसी का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया उसको, डिजास्टर हो जाएगा। ठीक है, अब और भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे स्कैंडल्स जो होते हैं, प्लेगरिज्म जो होता है, ठीक है, उसके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी संस्थाओं में जहाँ पे वो साइंटिस्ट जो किसी प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है और वही साइंटिस्ट उस संस्था का एडमिनिस्ट्रेटर भी है। ठीक है, देखो कैसे हो सकता है, एक साइंटिस्ट है वो ये प्रोजेक्ट कर रहा है और वही उसको, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर भी वही है, फाइनल डिसीजन भी वही लेगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट सही हुआ है, तो वो उसको मान्यता देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा, हाँ हाँ ये तो प्रोजेक्ट अच्छा बना है। इनफैक्ट एक तो काम करो, इंटरनेशनल जर्नल में भी छपवाओ उसको, ये बहुत अच्छी चीज़ है। समझ में आया? तो भले ही वो कॉपी पेस्टेड है, उसको वो छपवा देगा। क्लियर हो रही बात? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। More maliciously, careers and projects of scientific and strategic importance have been devastated due to reasons that range from competition to egotism. अब ये बात तो सब जानते ही हैं कि जो साइंटिस्ट हैं, ऑफ कोर्स दे ऑल्सो मस्ट बी करियर ओरिएंटेड होते हैं। प्रोजेक्ट्स में भी क्लैशेस होते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट ये अचीव कर रहा है, तेरा प्रोजेक्ट ये अचीव कर रहा है ना? कॉम्पिटेंस तो होती है, जैसे स्टूडेंट्स में भी, एस्पिरेंट्स में भी कॉम्पिटेंस होती है कि मेरा आंसर इतना अच्छा है, तेरा आंसर इतना अच्छा है। तो यहाँ पे ये जो कॉम्पिटेंस है ये भी यहाँ संस्था के लिए बहुत घातक साबित होती है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई भी ऑल इंडिया ट्रांसफ़र का सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं है, साइंटिस्ट का और साइंस एडमिनिस्ट्रेटर का, कि भैया आज आप यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हो, फिर आप उठ के दूसरी जगह जाओगे, क्योंकि दूसरी जगह चले जाओगे आप तो यहाँ से जो चीज़ें सीखी हैं वहाँ पे उसको एडमिनिस्ट्रेटर बन के आप निभा सकते हो, वो हमारे यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। तो देर इज़ नो सिस्टम ऑफ ऑल इंडिया ट्रांसफर ऑफ बोथ साइंटिस्ट एंड साइंस एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत अच्छी बात है, ये पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको नहीं लगता वो जो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा वो उस पूरी संस्था को कैप्चर कर लेगा, वहाँ पे फैक्शनलिज्म आ जाएगा कि जो उसके थॉट से मैचअप करने वाले साइंटिस्ट हैं उनको तो वो सब देगा और जो नहीं है वो गए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो फाइनली इतनी सारी बातें कर लेने के बाद और इतने पॉइंट जान लेने के बाद में वे फॉरवर्ड कि जो सिस्टम यूएस में फॉलो किया जाता है, क्योंकि बहुत एडवांस है ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सेपरेट आउट करो एडमिनिस्ट्रेटर को साइंटिस्ट से। बहुत अच्छी बात है। जो एक एडमिनिस्ट्रेशन का बच्चा है ना, उसने एक चीज़ पढ़ी होगी, डायकोटोमी बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड पॉलिटिशियन। दोनों अगर आप देखोगे ध्यान से काम एक ही करते हैं। जैसे ये पार्क बनवाना है ना, अब ये पार्क जब बनेगा इसमें पॉलिटिशियन भी डिसाइड करता है कि इस इलाके में मैं ये पार्क बनवाऊंगा, और उस पार्क को बनवाता कौन है? लेट सपोजेडली, बहुत छोटी चीज़ है मगर मानने के लिए, मान लो एक कलेक्टर एक आईएएस बनवाता है। ठीक है, अब भैया दोनों एक ही काम कर रहे हैं, इनके कामों में डिफरेंस होता है। जो पॉलिटिशियन होता है ना, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना गया है, फाइनल डिसीजन जो है कि ये पार्क किस इलाके में बनेगा, देखो एक ही पार्क बनवाना है और 4 इलाके हैं, अब इसका चयन कौन करे कि इन 4 जगहों में से पार्क कहां बनेगा? ये कौन करता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, कलेक्टर या विधायक? जवाब है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन बताएगा कि इस इलाके में पार्क बनेगा, ये डिसीजन वो लेगा क्योंकि जनता ने उसे चुना है। हाँ, मगर अब पार्क बनवाना उसे नहीं आता है, इसीलिए तो आईएएस ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। अब आईएएस ऑफिसर जो है वो उस पार्क को बनवाएगा उसी जगह पे जहां पे पॉलिटिशियन ने नियुक्त किया है। अब जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं कि वो पार्क कैसे कम से कम बजट में बने, कैसे बेहतर से बेहतर क्वालिटी का यूज होके बने, क्वालिटी प्रोडक्ट्स का यूज होके बने, ये सारी जिम्मेदारी पॉलिटिशियन की नहीं है, वो इस पढ़े लिखे आईएएस की है। हाँ, पॉलिटिशियन भी पढ़ा लिखा हो सकता है, बट देन टू इट्स नॉट द वर्क ऑफ दैट पॉलिटिशियन, इट्स द वर्क ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पे हमें काम डिवाइड करने की जरूरत है, सेपरेशन की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटर और साइंटिस्ट में। ठीक है, तो वो कैसे कर पाते हैं? वो क्या करते हैं यूएस में कि कुछ साइंटिस्ट को पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि भैया आप आओ आप आओ आप आओ, क्योंकि आप में वो स्किल सेट है, आप एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो। तो जब उन्हें चुना जाता है ना,
तो उसके बाद ऐसे बहुत ही कम साइंटिस्ट होते हैं जो वापस से साइंटिफिक फील्ड में उतरते हैं फॉर इनोवेशंस फॉर अदर थिंग्स। वो फिर जीवन भर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल ही प्ले करते हैं, एक संस्था से दूसरी संस्था, दूसरी संस्था से तीसरी संस्था। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने पहले तो कुछ साइंटिस्ट को चुना जिनका वो कैलिबर था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को प्ले कर सकते थे। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर, कि अब आप एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग लो कि वो कैसे किया जाता है, उनको ग्रूम करते हैं। और जब वो हो जाता है तो वो एक परफेक्ट साइंटिस्ट की भी नॉलेज रखते हैं और परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी नॉलेज रखते हैं। तो वो जब किसी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे या किसी संस्था को चलाएंगे, वो बहुत बेहतर तरीके से चलवा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये बुद्ध का एक मध्यम मार्ग निकाल लिया उन लोगों ने, जिसे अमेरिका का मिडिल वे अरेंजमेंट कहा जाता है, जहां पे साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, और ये ऑल इंडिया पूल में से होता है। उनकी एक सेंट्रल सर्विस है जिसका नाम है साइंस एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल सर्विस। तो इस चीज को वे फॉरवर्ड में लिख के आप अपने जवाब को समअप कर सकते थे। ठीक है, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आज हमने जितनी भी बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इस टॉपिक के रिलेशन में करी, ये चीजें आपको कहीं किसी किताब में कोई नहीं बताएगा, क्या होती ही नहीं है। ठीक है, कि हमारे इंडिया के साइंस मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये आंसर सिर्फ और सिर्फ यहीं से लिखा जा सकता है। और जितनी बातें मैंने आपको बताई उसमें से अगर आपको 25% बात भी याद रह गई